ऐसा मेरा ऐसा विचार है that the entire mankind is undergoing a big crisis. What is the crisis? The crisis is कि हम हेल्थ चाहते हैं but we are not able to properly understand how disease acts. And there are very contradictory opinions. मेरा ऐसा मानना है कि हम अभी हेल्थ के बारे में बहुत कम जानते हैं. यदि अगर हेल्थ के बारे में हम सफिशिएंटली जानते होते तो जितना इंसान आज बीमार है वो इतना बीमार ना होता. जैसे एक तो मेडिकल इंडस्ट्री क्या है? मेडिकल इंडस्ट्री इज अ वेरी इंटरेस्टिंग इंडस्ट्री. लीव असाइड द फाइनेंशियल पार्ट. दुनिया में कोई भी एफर्ट बिना फाइनेंसेस के नहीं हो सकती. इसलिए लेट अस लीव दैट अपार्ट. लेट अस लीव द कैरेक्टर पार्ट एंटायरली सेपरेट. लेट अस नॉट टच दैट इशू. जो ग्रीडी लोग हैं वो तो डेफिनेटली इट इज नॉट गुड. ग्रीड इज नॉट गुड. एवरीबडी एक्सेप्ट्स इट. But profitability of any venture is also essential, whatever you are doing in life. अगर मैं अपने घरवाली के पास शाम को रोटी लेकर नहीं जाता तो whatever the hell I am doing, she will tell me get lost. First पहले मेरे को रोटी खाने को लाओ, मेरे बच्चों को पढ़ाने का इंतजाम करो, बाद में अपनी थ्योरी करना सब. This is the essentials of life. So let us leave the financial part completely. I am talking of the medical opinion strictly now. We are talking of health. How intricate, complex, deep, and worth investigating. I am making a very important, which is the core of my, expression of thought to you. We have to be far more open and investigative and evidence-based than what we are doing presently. Presently, what is the crisis? The crisis is that billions of dollars, millions of hours of the best minds, of the most intelligent, the best statistical methods, the best scientific instruments is going towards only a very small part of the industry of medicine, which has been repeatedly ineffective in dealing with the problem of disease. But for this, it would not have been. आप कैंसर के लीजिए, 2 मिनट के लीजिए. कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, डिफरेंट मेडिसिन ऑफ कैंसर, कितना ज्यादा पैसा खर्च हुआ है, कितना कुछ हो रहा है. अमीर से अमीर आदमी भी 1 करोड़ की दवाई लेकर भी वो कैंसर से मुक्त नहीं हो सकता. इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि हमारे तरीके में कोई कमी है और हम लॉपसाइडेड वे से डिजीज को टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं. मैं आपको एक सिंपल बात बताता हूं. अभी जैसे विश्वरूप राय चौधरी जी ने ये चीजें दिखाई आपको सारी, right? I am telling you as a doctor, as a homeopathic doctor, I am telling you that this can, if rightly used, this single substance can cure 50 types of diseases. As a homeopathic doctor बोल रहा हूं मैं आपको. एक सिंगल चीज 50 तरह की बीमारियों को ठीक कर सकती है. आपको ये जानकर अचरज होगा कि there is almost no substance in the world, including all the herbs, all the minerals, all the poisons, even the chemical poisons,
which do not have a medical potential. The best medicines, for example, of the most serious diseases are made by the most toxic substances in the world. Number one. Number two, जो ह्यूमन चीज एक बड़ी इंटरेस्टिंग है. ह्यूमन लाइफ इज वेरी इंटरेस्टिंग. एक तो आपके अंदर की एक खास एनर्जी है, जैसे अभी आपके सामने उदाहरण आया या हर टाइम उदाहरण आता है कि बॉडी अपने आप को अंदर से ठीक करती है. मेडिसिन एक एड है. वो एड बहुत डीप भी हो सकती है, थोड़ी बहुत भी हो सकती है, बीच की भी हो सकती है. बेसिकली एक तो आपके अंदर की एक नेचुरल चीज है. दूसरा उसके साथ जब मेडिसिन कंबाइन करती है तो वो मेडिसिन कैसे एक्ट कर रही है इसके ऊपर काम नहीं हुआ है, खासकर ऑल्टरनेटिव्स में. जैसे नेचुरोपैथी जिसको प्रमोट कर रहे हैं विश्वरूप राय चौधरी जी. मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ. आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही. मेरे से पहले जो स्पीकर थे उन्होंने कहा कि ये डीएनए और वायरस हमेशा कॉन्टिन्यूअस इंटरैक्शन में, डायनामिक इंटरैक्शन में करता है. इन वन ऑफ द स्टडीज दैट आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू, जो वायरस है वो हमेशा म्यूटेट करते रहते हैं. इंसान को अंदाजन 2 मिलियन टाइप्स ऑफ वायरसेस का अंदाजा का ज्ञान है, जिसकी जेनेटिक सीक्वेंसिंग यदि आप कहें तो वो बहुत लिमिटेड, शायद 200 500, एग्जैक्ट नंबर मैं नहीं बता सकता आपको. लेकिन जो पैथोजेनिक वायरसेस हैं दे आर लेस देन 250 of which man knows. We have no idea of what is the variety and extent of the interaction between viruses and human life. बड़ा इंटरेस्टिंग. मैं आपको एक बात बताता हूँ. मेरी वायरोलॉजिस्ट से बात हुई है, करीब 40 दुनिया के बेस्ट एक्सपर्ट से. मैं डायरेक्टर जनरल था साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हरियाणा का. 6-6, 8-8 घंटे के हमारे वेबिनार्स हुए. उन वेबिनार्स का निष्कर्ष मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो वायरस जब से एवोल्यूशन की हिस्ट्री में, जब लाइफ पहली बार 13.5 बिलियन ईयर्स पहले जीवन आया, जो अभी साइंस मानती है, फिजिक्स मानती है, और जब पहली बार लाइफ आई तो जो फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स थे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में वायरसेस ही थे. और वायरसेस अकेले दुनिया की सभी जीवाणुओं की अपेक्षा, सभी लाइफ फॉर्म्स की अपेक्षा ज्यादा हैं, क्वांटिटी में भी और टाइप्स में भी. वायरसेस अलोन आपके जीन के अंदर, जब आप पैदा होते हो, जब स्पर्म और ओवम का फर्स्ट यूनियन होता है, उस पे भी एट द minutest level there is an indispensable necessary participation of a virus for the life to come into form. इतनी डीप पार्टिसिपेशन है. एक सिंपल साधारण समुद्र के पानी में एक के आगे 30 जीरो लगाओ, इतने वायरसेस हैं. एक इंसान के मुंह के अंदर एक के आगे 13 जीरो लगाओ, इतने बैक्टीरिया हैं सिर्फ मुंह के अंदर. 3 या 4 स्क्वायर इंच का मुंह है जो, और इससे 10 से 20 गुना वायरसेस इतने से एरिया में है. बिकॉज लाइफ कैन नॉट बी पॉसिबल. जिस चीज से आप बने हैं उससे आप कैसे स्वतंत्र हो सकते हैं. एक कनाडा में एक स्टडी हुई, वायरोलॉजिस्ट ने स्टडी की. उन्होंने कहा कि 6 से लेकर 11,000 फुट तक एयर ट्रेवलिंग होती है वायरसेस की. जो एयर ट्रेवलिंग होती है वो फिर गिरते भी हैं एटमॉस्फेयर पे, एटमॉस्फेयर से गिरते हैं अर्थ के ऊपर. तो 1 स्क्वायर मीटर के अंदर लगभग 300 मिलियन वायरसेस 24 घंटे में गिरते हैं. ये मैं आपके वायरोलॉजिस्ट की स्टडी की बात कर रहा हूं, विच आर डॉक्यूमेंटेड स्टडीज. आप सोचते हैं कि आप वायरसेस से फ्री हो जाएंगे. ये जो ये सारा प्रीमाइस चला है, ये दिस इज बेस्ड ऑन इनएडिक्वेट नॉलेज, लैक ऑफ कंसल्टेशन विद द एक्सपर्ट्स हु हैव नेवर बीन इनवाइटेड.
to talk about and comprehensively understand the issue of disease and health. मैं वैक्सीनेशन के बारे में आपको बताता हूँ. ये एक्चुअली बहुत बड़ी गलती हुई जो मैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर आना चाहता हूँ. वो है ये मानना कि जर्म आपके बाहर से आता है, आपके शरीर में बैठकर वो आपको खराब कर देता है, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो वायरस हो, चाहे वो कोई और माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो. ये बिल्कुल गलत धारणा है. जब तक होस्ट सेल के अंदर खास तरह का एनवायरनमेंट नहीं होता, कभी भी होस्ट सेल के ऊपर बाहर की कोई भी चीज नुकसान नहीं करेगी. अनलेस अंटिल इट इज एक्सट्रीम. जैसे यदि मैं -100 में चला जाऊं और बिना कपड़े के, तो आई विल डाई. या मैं +100 में चला जाऊं डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, तो आई विल डाई. एक्सेप्ट फॉर दैट, all life is completely interdependent and always in dynamic interaction of health and disease. जैसे आपका पैदा होना, बढ़ना, बूढ़ा होना और मरना निश्चित है, क्योंकि इसके अंदर ये जो डायनामिक प्रोसेस है लाइफ का, इसके अंदर ये इंटरेक्शन हमेशा चलेगा. It is never possible that something that is born will not die. And who will die? Death is because of decomposition. It is a form of disease. You can never be completely free of disease. It is impossible. So what is the challenge of health? The challenge of health is to be able to improve the quality as well as the quantity of life. कि 100 के बजाय मैं 140 जी पाऊं, शायद ऐसा संभव हो. एक और बात मैं जो बताना चाहता हूं, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि जो जेनेटिकल मॉडिफिकेशन है, ये वैक्सीनेशन और जेनेटिक मॉडिफिकेशन एक ह्यूमन बॉडी पर काम कर रही है और दूसरी क्रॉप पर काम कर रही है. ये जो मॉडिफिकेशन है, दिस इज एक्सट्रीमली डेंजरस बिकॉज इट डज नॉट अंडरस्टैंड द टोटलिटी एंड कॉम्प्रिहेंसिव नेचर ऑफ द इंटरैक्शन ऑफ वेरियस फोर्सेस which cause disease and health. Because of that, it does not solve the problem. मैं आपको एक ट्रांसफर ऑफ डिजीज, इसलिए जो मैंने फर्स्ट वर्ड यूज किया, मेटास्टेसिस यूज किया, एक एग्जांपल दिया जो बहुत ही कॉमन एग्जांपल है. अगर आप में से कोई सामान्य रूप से भी आप इस बात को जानेंगे, यदि आप डॉक्टर हैं तो इस विषय को एकदम समझ जाएंगे. आपको एक ट्यूमर हुआ, उसके लिए आपने कीमोथेरेपी की, वो ट्यूमर छोटा होने लग गया और सारी बॉडी में फैल गया. व्हाट इज दिस? एक्चुअली ये क्यों हुआ? कैंसर सारी बॉडी में फैल गया, वो क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ कि बॉडी को जो सब्सटेंस आप दे रहे हैं, वो बॉडी की एनर्जी को यूज किए बिना तो काम कर ही नहीं सकता. ट्यूमर पर भी जो काम करेगा, अगर कोई भी मेडिसिनल सब्सटेंस, तो वो बॉडी के सेल की एनर्जी को यूज करेगा ना. वो गलत तरह से यूज करके उसने उसको तो कर दिया रिड्यूस, और बाकी एनर्जी वो कॉम्प्रिहेंसिवली डील नहीं कर पाया, व्यापक रूप से उस डिजीज को डील नहीं कर पाया, तो वो सारी की सारी डिजीज फैल गई और शरीर और कमजोर हो गया. क्लिनिकल सिम्टम्स, दैट इज वाई आप जब एंटीबायोटिक्स खाते हैं तो आप या पैरासीटामोल लेते हैं, आपका बुखार तो उतर जाता है और आपकी कमजोरी कई कई दिन नहीं जाती. वाई? बिकॉज इट इज नॉट एबल टू कॉम्प्रिहेंसिवली डील विद the disease. That is the reason. उसके बजाय आप फास्टिंग करते हैं और सिर्फ ये गाजर खाते हैं, सिर्फ ये गाजर खाते हैं. इंटरेस्टिंगली, जो भी, मैं आयुर्वेद को भी कुछ जानता हूँ, होम्योपैथिक का भी, मैं आपको एक प्रिंसिपल बताता हूँ. वो ये मानते हैं कि जैसे अब मैं ये गाजर शब्द कहूँ, तो एवरीबडी का एक फोकस, एक इसमें कंसंट्रेशन आएगी, एक फोकस आएगा, एक एनर्जी आएगी, एक डायरेक्शन आएगी. बॉडी इसी तरह की डायरेक्शन मांगती है. अभी पेशेंट आए थे जो 20 तरह की दवाइयां खा रहे थे, अभी जो कोमा वाले पेशेंट थे, जब उनकी सारी दवाइयां खत्म हो गई और बॉडी को एक डायरेक्शन मिली, चाहे वो सिर्फ एक गाजर की थी, जब वो सिंगुलर डायरेक्शन मिली तो बॉडी ने क्योर करना शुरू कर दिया. हम बच्चे को कभी कहते हैं कि बेटे तू ध्यान से पढ़. व्हाट इज ध्यान? ध्यान इज द फोकस, डायरेक्शन
and concentration of energy. The body also similarly needs that kind of, तभी कहते हैं कि रोटी खाने के बाद अब आप एक्सरसाइज मत करना. हार्ट वाले डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि जी आपने ज्यादा रोटी खा ली, कोई नहीं, इट्स ऑल राइट, डोंट वरी, आर यू ऑल राइट, ठीक है ना. कि वैक्सीनेशन क्या करती है कि वो ऐसे है जैसे आपने एक पेड़ की एक ब्रांच को टीका लगाया, वो ब्रांच तो बहुत मोटी हो गई और बाकी सारा ट्री कमजोर हो गया. वैक्सीनेशन ये करती है, वो आपके जनरल इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर को रिड्यूस करती है, स्पेसिफिक डिजीज का जो इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर है उसको इंक्रीज करती है. वो इसी तरह से जैसे मेरा कान तो एक बहुत बड़ा हो गया, इस कान से तो मुझे बहुत अच्छा सुनने लग गया और इस कान से कम सुनना शुरू हो गया. नाक से सूंघने की ताकत कम हो गई, आंख से देखने की ताकत कम हो गई. दिस इज व्हाट वैक्सीनेशन डज. और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ये म्यूटेट क्यों करते हैं वायरसेस? ये बड़ा गहरा प्रश्न है. वायरसेस आपको मारने के लिए पैदा नहीं हुए सिर्फ. वायरस जिंदगी के जीने और मरने के बैलेंस को, जैसे कहते हैं ना भी हुन मुंडा जवान हो गया, हुन ये आके बैठेगा इसकी गति च, वो बुढ़ा जड़ा हो गया, बुढ़ा हो गया, हुन चल तू आगे नु चल. वो इस बैलेंस को कामयाब करते हैं. वो फ्रेंडली, वो दोनों फ्रेंडली भी है. वायरस ना जिंदा है ना मरा हुआ है, वो आपके लिए फ्रेंड भी है, वो आपके लिए फो भी है. वही वायरस जब आपका शरीर एक खास अवस्था में होता है डिजीज की, चाहे वो आप जवान हो, चाहे आप बूढ़े हो, चाहे आप बच्चे हो, वो कभी भी हो सकता है. इसलिए जवान आदमी को भी कई बार 3 दिन का बुखार होता है और वो मर जाता है. वाई? बिकॉज उसके बॉडी के अंदर एक खास तरह का एक प्री डिस्पोजिंग फैक्टर था जहर का, जिसको मॉडर्न मेडिसिन, एलोपैथिक मेडिसिन नहीं समझती. वो सिर्फ ये मानती है कि जर्म आया, बाहर से आया, आपको उसने डिजीज कर दिया और खत्म कर दिया. एक सामान्य ज्ञान जो आपने सभी एक्वायर करते हैं कि यार अच्छी हैबिट्स करो. अभी डॉक्टर साहब मुझे बता रहे थे कि हम 5 तरीके से हेल्थ को इंप्रूव करते हैं, चाहे वो बेटर ऑर्गेनिक फूड है, हेल्थ है, मेंटल हेल्थ है. ये जितने भी फैक्टर्स हैं, इनकी इंपॉर्टेंस क्यों हुई? क्योंकि ये समझा गया कि जो सिंगुलर मेडिसिन हैं विच आर नॉट प्रॉपरली क्लिनिकली टेस्टेड, एज डॉक्टर साहब हैज रिसेंटली he has raised the basic question in the book that we have just launched. What is the evidence? And the evidence is, you ask people, those who have been taking allopathic medicine, जब तक आपके शरीर में जान है आप चलाते रहोगे, मेडिसिन को भी झेलोगे. because body is a great instrument created by nature, as is your mind. But what we are doing is, we are not understanding the depths of this body as well as its interaction with the environment at the required level, which has resulted in widespread disease conditions and our inability to cure those conditions. Once an asthmatic, always an asthmatic. Once a diabetic, always a diabetic. Once you have once you are hypertensive, you are always hypertensive. आपको सारी जिंदगी एंटी हाइपरटेंसिव खानी पड़ेगी. पहले वो 1 गोली होगी, फिर 2 गोली हो जाएंगी. और फिर ट्रांसफर ऑफ डिजीज क्या होती है कि पहले आपको सिर्फ हाइपरटेंशन थी, फिर 5 साल बाद शुगर हो गई, फिर 5 साल बाद आर्थराइटिस हो गया, फिर हाइपोथायराइडिज्म हो गया, अल्टीमेटली ब्रेन स्ट्रोक हो गया और आप मर गए. दिस इज ट्रांसफर ऑफ डिजीज. एलोपैथिक ने सिंप्लीफाई करने की कोशिश की. एक जर्म आता है, उस जर्म को आप मार दो तो आप ठीक हो जाओगे. अब आज की डेट में एंटीबायोटिक्स के ऑलमोस्ट 100 साल के यूज के बाद अमेरिका चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि एंटीबायोटिक्स इज अ बिग फेलियर. जिसको इतना प्रोपेगेट किया इन्होंने पेरेशिया माना. आप एंटीबायोटिक्स के ऊपर कोई किताब पढ़िए और उसकी हिस्ट्री देखने की कोशिश कीजिए. उसको माना गया कि दुनिया की इससे बड़ी इन्वेंशन नहीं हो सकती कोई, ये डिजीज को हमेशा के लिए क्योर कर देगी. एंड इट इज अ कंप्लीट फेलियर. नाउ वी आर एक्नॉलेज्ड. नाउ द मेडिकल फ्रेटर्निटी एक्नॉलेजेस. I have seen some of the best allopathic doctors
not prescribing antibiotic. The best they will say, नहीं एंटीबायोटिक नहीं खाना, you can avoid it, avoid it, avoid it. मैंने आपको बताता हूँ अपने बारे में, मुझे 45 साल हो गए एलोपैथिक खाए हुए। मैं इतना ज़्यादा बीमार रहता था बचपन में, मैं इतना ज़्यादा बीमार रहता था, मेरे 15 तरह की ऐसी बीमारियां थी। एंडोजीनस एक्जिमा मेरे को था, लेफ्ट वेंट्रिकल वाल्वुलर मिट्रल वाल्वुलर प्रोलैप्स, हार्ट की एक डिजीज होती है। मेरा मामा अमेरिका में कार्डियोलॉजिस्ट था, उसने कहा प्रवीण इसका कोई इलाज नहीं है, जब तेरा वाल्व खराब हो जाएगा अल्टीमेटली तेरे को सर्जरी करानी पड़ेगी। आप यकीन मानिए सिर्फ होम्योपैथिक से और आयुर्वेदिक से आई एम कम्प्लीटली ऑल राइट। मुझे एंडोजीनस एक्जिमा था, एक्जिमा एंडोजीनस एक्जिमा का कोई इलाज नहीं है एलोपैथिक में, मैं एस्थमेटिक था, राइट। अब मैं इस उम्र में भी, मेरे बाल तो जरूर सफेद हो गए, ये भी इसलिए हुए क्योंकि मैंने सही होम्योपैथिक और सही आयुर्वेदिक का इस्तेमाल नहीं किया। ये भी एक कला है। होम्योपैथिक इज नॉट अ जोक, होम्योपैथिक कैन बी इक्वली डेंजरस एज इट इज इफेक्टिव। होम्योपैथी कैन किल यू। As a doctor, I am telling you, if it is wrong. So never think. No medicinal substances. Every energy has two potentials. It can cure you, it can harm you. It is like oxygen. एक लेवल तक गई, 100 से ऊपर हो गई, 120 चली गई तो आपका दिमाग वैसे ही फट जाएगा। 80 से नीचे चली गई, 85 ले जाए, आप वैसे मर जाएंगे। हर चीज इसी तरह से है। Every medicinal substance, एवरीथिंग, आपने 2 गाजर खाई, ये 2 खाया, 5 खाया, वो एक हद तक आपको ये फायदा करेगा, उसके बाद ये नुकसान करने लग जाएगा। यही नुकसान इतना कर जाएगा कि आपको डायरिया कर देगा, ये बीमार कर देगा। सो सिमिलर इज वी हैव टू अंडरस्टैंड द ह्यूमन हेल्थ इज अ फार मोर डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, बट वन थिंग हैज बीन प्रूवन बाय कोरोना, दैट वी नो वेरी लिटिल, extremely little about human health, and we need to be far more open. आयुर्वेद में इलाज है इसका, मैं आपको वैसे नहीं बोल रहा, लेकिन उसमें रिसर्च की और जरूरत है। रिसर्च का क्या मतलब है? रिसर्च का मतलब ये है कि मैं ये प्रूव कर सकूं कि ये खीरा, इस खीरे का छिलका या कि ये खीरा किस तरह से कैंसर में काम कर सकता है। इस चीज की रिसर्च की जरूरत है हमारे को। हमने क्या किया, हमने बड़ी बड़ी लैब्स बना दी, बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च कर दिए, प्रोप्राइटरी राइट्स ले लिए, इस खीरे में से दवाई बना ली, वो फाइजर ने लॉन्च कर दी। फिर उसने कहा जी इसकी तो 10,000 $20,000 डॉलर इसकी कीमत है। हम ये कर रहे हैं ब्रीफ में। मैं आपको इसके 20 इंस्टांसेस दे सकता हूँ। मेरे एक अमेरिका में नॉर्थ कैरोलिना में एक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट दोस्त हैं, 40 साल उन्होंने काम किया। उन्होंने 15 साल की रिसर्च के बाद एक कैंसर की दवाई कोई इफेक्टिव ढूंढ ली कि ये बड़ा काम करती है, बड़ा अच्छा काम करती है। तो उन्होंने, जैसे अमेरिका में है, उनके एक्सपर्ट्स बुलाए, मतलब जो इनके बड़े प्लेयर्स हैं, बड़े हाउसेज हैं, उनको बुलाया। तो उन्होंने कहा जी ये है, उन्होंने कहा भाई आपका पूरा मॉडल परफेक्ट है, क्लिनिकल ट्रायल परफेक्ट है, आपने पूरी मेथोडोलॉजी फॉलो की है, वी आर फुली कन्विंस्ड। इसकी कॉस्टिंग कितनी पड़ रही है? वो कहते जी इसकी कॉस्टिंग तो इट विल बी लेस देन अबाउट $700 in 1 year। वो कहते हैं अब हम जो दवाई दे रहे हैं वो तो $11,000 की महीने की है, तो वी कैन नॉट अडॉप्ट दिस मेडिसिन। क्यों? हमारा तो बैठ जाएगा, हमारी तो इतने बड़े बड़े कॉर्पोरेट ऑफिसेज हैं, इतने इतने लोगों को हम तनख्वाह देते हैं, हम तो इसको अडॉप्ट ही नहीं कर सकते। आई एम सॉरी प्लीज। नहीं, द वायरस म्यूटेट्स बिकॉज इट इज द नेचर ऑफ लाइफ। म्यूटेशन इज अ नेचर। व्हाट इज म्यूटेशन? म्यूटेशन इज चेंज। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको एक बताता हूँ, ये डब्बा, एक मैंने सीड डाला, उसके ऊपर ये डब्बा रख दिया, पृथ्वी में सीड डाला, तो क्या होता है कि वो सीड को ये पता लग जाएगा कि डब्बा ऊपर पड़ा है, वो यहां से साइड से निकलेगा पौधा बन के। ये म्यूटेशन है। म्यूटेशन इज अ रेगुलर नेचुरल प्रोसेस विच इज ऑलवेज हैपनिंग। इट कैन नेवर बी स्टॉप्ड। इट कैन नेवर बी स्टॉप्ड। यू नो, आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज म्यूटेशन? म्यूटेशन इज अ डायनामिक प्रोसेस। जैसे डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया कि जब वायरस आपके अंदर जाता है और डीएनए से इंटरेक्ट करके बाहर निकलता है तो वो ऑलरेडी चेंज हो चुका है। ये तो अभी मेडिकल फ्रेटर्निटी मान रही है। अभी आई वाज टॉकिंग टू वन ऑफ द वायरोलॉजिस्ट्स इन इंडिया ओनली, दे टोल्ड मी दैट मोर देन 500 mutations of corona have already happened in the last 8-10 months already, which are
you can decipher them, you can pinpoint them exactly. म्यूटेशन तो ऐसे है जैसे कि मेरा जो बच्चा पैदा हुआ आगे, जो फर्स्ट सेल आगे मैंने क्रिएट किया, वो डिफरेंट है मेरे से. म्यूटेशन इज लाइक दैट. म्यूटेशन इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस. इट विल ऑलवेज हैपन. Any question, anybody, if anybody wants to ask. So what I am trying to say is that we need to bring in the alternatives, better research to the alternatives. मैं ये नहीं कहता, जैसे वो एक डॉक्टर साहब बोल रहे थे, डॉक्टर शेट्टी बोल रहे थे ना, he is not wrong when he is saying कि 48 में भी आपको हार्ट अटैक हो सकता है, even if you are having a very healthy style. But the problem is not, he is saying something partial because he doesn't know anything more. He is not trying to misguide. उनकी ट्रेनिंग यही है कि आपने टाइम पर आपने टेस्ट कराकर स्टंट डाल दिया तो आप बच जाओगे. डॉक्टर साहब का पॉइंट बिल्कुल ठीक है कि उसका एविडेंस नहीं है और उस एविडेंस को वो प्रमोट नहीं करते. यदि आप ये करेंगे, इस बात की स्टडीज करेंगे, जैसे डॉक्टर साहब ने निकाली 70 स्टडीज इस बुक के अंदर, यदि आप इस बात को ओपनली इन्वेस्टिगेट करेंगे तो आपको सेल्फ के ऊपर भी, अपने चारों तरफ भी, और स्टैटिस्टिकली ये प्रमाणित हो जाएगा कि इन दवाइयों का नुकसान ही नुकसान है. मेरे फादर, मैं लास्ट एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं. आई विल वाइंड अप प्लीज. आई विल गिव यू अ वेरी पर्सनल एग्जांपल. माय फादर इज अबाउट 88 नाउ. अभी तक वो 10 किलोमीटर के करीब चलते हैं. स्विमिंग चैंपियन है पिछले 8-10 साल से. 65 साल की ऊपर की उम्र में. ही इज जस्ट 5'6". जब वो 25 मीटर वाले में डिप मारते हैं तो 15 मीटर के बाद निकलते हैं. इतना अच्छा उनका अभी भी लंग कैपेसिटी है एट द एज ऑफ 88. 2 बार उनको स्टंट्स डले. मैंने एक एडवाइस किया मत डलवाओ, लेकिन उनका कोई हार्ट स्पेशलिस्ट दोस्त था डॉक्टर, उसके पास. डॉक्टर प्रवीण, आई वुड हैव टू रिक्वेस्ट खत्म कर दिया टू वाइंड अप. खत्म कर दिया. ठीक है. आई वुड रिक्वेस्ट, जस्ट लेट मी कंप्लीट. जी. बोथ द टाइम्स 5 स्टंट डलने के बाद सारी एलोपैथिक कंप्लीटली वीन्ड अवे. यू कैन आस्क हिम. Completely weaned away, and in less than 2 months. And when he started taking about 15-16 tablets a day, in 1 month he was in a state, वो कहता है यार मेरे से जान छुड़ाओ, which every person who is taking an allopathic medicine will tell you, मेरे से जान छुड़ा दो. क्यों जान छुड़ा दो? बिकॉज वो अंदर से सफर कर रहा है. अदरवाइज किसी को क्या प्रॉब्लम है खाने में? अगर आपकी अंदर से हेल्थ अच्छी हो, आप सब काम बढ़िया कर रहे हो मेंटल फिजिकली, तो क्या जरूरत है आपको एलोपैथिक को जो है क्रिटिसाइज करने की? व्हाट इज द नीड? सो वी नीड टू क्रिएट साइंटिफिक एविडेंस अलॉन्ग विद द पर्सनल एक्सपीरियंस. पर्सनल एक्सपीरियंस इज व्यापक, बट साइंटिफिक एविडेंस इज नॉट. एंड दैट इज द एंड ऑफ इट. सॉरी if I have taken more time.